Hello everyone, this is the part 4th of June 2023 Public Administration paper for UGC NTA NET. Let's start the video. Question number 76. Who among the following are not the members of zonal councils? Zonal councils के members इनमें से कौन से नहीं हैं? Home Minister of the Central Government, 2 ministers from each state, administrators of the each union territory, 4 cabinet ministers from the central government. बेसिकली यूनियन ये जो जोनल काउंसिल्स हैं और जो इंटरस्टेट काउंसिल्स होते हैं इनके मेंबरशिप में हमेशा थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन रहता है. इसी के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन जो है सेट हुआ है. तो आपको पहचानना जोनल काउंसिल के मेंबर कौन से हैं, ठीक है, क्योंकि द क्वेश्चन इज हु आर नॉट द मेंबर्स ऑफ जोनल काउंसिल. ठीक है, अगर आपको ये पता है कौन से मेंबर हैं आप इजीली जो है फिगर आउट कर सकते हैं कि कौन सा मेंबर नहीं है. टेक योर टाइम. ओके, देख लेते हैं. जोनल काउंसिल की बात करेंगे तो जोनल काउंसिल क्या है? ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, जो कि स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से बना है, यानी कि जो 1956 का आपका एक्ट है स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, उससे ये बना है. ये जो जोनल काउंसिल्स हैं ये आपको 4 जगह पे देखने को मिलेंगे. 4 जोन्स में 5 जोन्स में देखने को मिलेंगे. नदर्न, सेंट्रल, ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड सदर्न. ओके, मेंबरशिप की बात करेंगे तो इसमें यूनियन होम मिनिस्टर होगा जो कि आपका चेयरमैन होगा. वाइस चेयरमैन की बात करेंगे तो वो चीफ मिनिस्टर्स होंगे जो कि रोटेशन में जो चीफ मिनिस्टर जो है वो वाइस चेयरमैनशिप जो है वो पकड़ेंगे किसमें? रोटेशन में, यानी कि एक साल एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर होगा, दूसरे साल दूसरे स्टेट का चीफ मिनिस्टर होगा. उसके बाद मेंबर्स की बात करेंगे ठीक है, तो चीफ मिनिस्टर और 2 अलग मिनिस्टर्स होंगे हर एक जोन के, ठीक है. साथ ही साथ 2 मेंबर होंगे हर यूनियन टेरिटरी का, ठीक है, जो कि इस जोन से डील करता है. एडवाइज़र्स भी होंगे, ठीक है, यानी कि जो प्लानिंग कमीशन के ऑफिसर्स होंगे वो यहाँ पर एडवाइज़र का काम करेंगे. चीफ सेक्रेटरी होगा. साथ ही साथ एक डेवलपमेंट कमिश्नर जो होगा उसका एक डेवलपमेंट कमिश्नर होगा स्टेट का, जो भी स्टेट है उसका डेवलपमेंट कमिश्नर होगा, या और कोई ऑफिसर भी हो सकता है, ठीक है. बट मेन जो है ये ज़्यादातर डेवलपमेंट कमिश्नर लेने की ही कोशिश करेंगे, ठीक है. आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका आराम से. तो देख लेते हैं, ठीक है. होम मिनिस्टर जो है वो तो इसका चेयरमैन रहेगा. 2 मिनिस्टर्स रहेंगे स्टेट के, बिल्कुल, जो इस जोन से डील करेंगे. जो यूनियन टेरिटरीज होंगी इस जोनल काउंसिल में उनके एडमिनिस्ट्रेटर्स होंगे, क्योंकि वहाँ पे चीफ मिनिस्टर नहीं हो सकता, ठीक है. जहाँ पे चीफ मिनिस्टर नहीं होता वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर होता है. ओके, बट यहाँ पर 4 कैबिनेट मिनिस्टर्स जो हैं वो मेंबर्स नहीं हैं. ये मेंबर्स जो हैं ये इंटरस्टेट काउंसिल के होते हैं, ठीक है. 4 कैबिनेट मिनिस्टर इंटरस्टेट काउंसिल में रखते हैं, यहाँ नहीं, यहाँ पे इनका कोई रोल नहीं है. ओके, तो द राइट आंसर इज 4, ठीक है. कैबिनेट मेंबर्स या कैबिनेट मिनिस्टर्स आर नॉट द मेंबर्स ऑफ जोनल काउंसिल. नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. नीचे आपको कुछ कमीशन दी हैं, उनको आपको ऑर्डर में लगाना है. होता कमेटी ऑन सिविल सर्विसेज, सरकारिया कमेटी ऑन यूनियन स्टेट रिलेशंस, गार्डगिल कमेटी ऑन प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, YKLR कमेटी ऑन पॉवर्टी एस्टिमेशन. ठीक है, ध्यान में रखें बात, पॉवर्टी एस्टिमेशन की है YKLR. ओके, ध्यान में रखें. साथ ही साथ गार्डगिल कमेटी ये कौन सी है? एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की. ओके, छोटी छोटी कन्फ्यूजन्स होती हैं. तो देख लेते हैं. होटा कमेटी सिविल सर्विसेज वाली ही है. ये कब की थी? ये कब की कमेटी थी? ये थी 2004 की. सिविल सर्विस रिफॉर्म्स पर थी ये कमेटी. ओके, ये एज सच जो है वही वाली कमेटी है. उसके बाद आपकी सरकारिया कमेटी थी यूनियन स्टेट रिलेशंस पर. ये कब की थी? आपकी 1983 में थी. बहुत फेमस कमेटी है ये. इसकी रिपोर्ट कब सबमिट होती है? 1987 में, ठीक है. तो आप लोग हमेशा पढ़ते होंगे 83-87. तो 83 में ये कमेटी बैठती है. और 87 में इसकी रिपोर्ट जो है वो सबमिट होगी, ठीक है. अब गार्डगिल कमेटी जो है प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट और जो YKLR कमेटी है आपकी पॉवर्टी एस्टिमेशन की, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं. गार्डगिल कमेटी की बात करेंगे तो इस कमेटी का दूसरा नाम क्या था? वेस्टर्न घाट्स इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल, ठीक है, ये इसका नाम था. ये एक एक्सपर्ट पैनल था जो कि किसने इस्टेब्लिश किया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने. किसके लिए? जो वेस्टर्न घाट्स है उसकी डेवलपमेंट के लिए. ओके, उसके लिए कुछ डेवलपमेंटल प्लान्स बना सके, इसके लिए ये कमेटी जो है बैठी थी. ओके, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने इसको इस्टेब्लिश किया था. कब किया था? 2010 में, ठीक है. इस कमेटी के मेंबर या चेयरमैन थे वो कौन थे? माधव गाडगिल.
ठीक है। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कब दी थी? 2011 में, ठीक है। 2010-2011 की ये रिपोर्ट है या कमेटी है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं हमारा वाई के अलग कमेटी कौन सी है। ये वही है, बट यहाँ पर जो ये कमेटी है ये वही वाई के अलग है जिन्होंने सिविल सर्विसेज के प्रोसीजर्स पे अपना जो रिकमेंडेशन दी थी, बट ये 1977 वाली कमेटी है, ठीक है। ये एक प्लानिंग कमीशन ने कॉन्स्टिट्यूट की थी। किसके लिए की थी? कि आप जो बीपीएल में जो लोग हैं उसके ऊपर आप उनके ऊपर थोड़ी सी रिकमेंडेशन जो हैं या फर्दर जो भी काम है उन पर आप कर सके। इसी कमेटी की वजह से आप पहली बारी जो आपका पॉवर्टी जो काउंट था, ठीक है, जो बीपीएल लोगों का जो काउंट था वो पहली बारी ऑफिशियल काउंट इसी कमेटी की वजह से हो पाया था। इसी ने ये रिकमेंडेशन दी थी, ठीक है। ये कमेटी किससे डील करती है? बिलो पॉवर्टी लाइन के जो लोग हैं उनसे डील करती है, ठीक है। कब की कमेटी थी? 1977 की। तो यहाँ पर लगा लेते हैं, ठीक है। गाडगिल कमेटी कब की थी? आपकी 2010 की। वाईकेएल कब की है? आपकी 1977 की। यूनियन ये जो आपकी सरकारी कमेटी यह है आपकी 1983 की। एंड होटा कमेटी है आपकी 2004 की, ठीक है। तो इस तरह से सबसे पहले कौन सी आ जाएगी? आपकी डी। देन कौन सा आ जाएगा आपका सरकारिया बी। देन आपकी आ जाएगी गाडगिल कमेटी ए एंड, ठीक है। फिर आपका एंड में आ जाएगा होटा कमेटी DBAC, दैट इज ए, ठीक है। तो अगर आपको इतना पता है कि इन सब में सबसे लेटेस्ट कमेटी जो है DBAC, 1 सेकेंड, ओके, ठीक है, नहीं ठीक है। उसके बाद आपकी पहले है आपकी वाईकेएल कमेटी, फिर है आपकी सरकारी कमेटी, फिर है आपकी गाडगिल कमेटी, ठीक है। फिर है आपकी होटा कमेटी ए एंड सी, ठीक है। 2004 है ये, ठीक है, एंड सी। तो DBAC। तो अगर आपको ये पता होता कि यहाँ पर सबसे लेटेस्ट कमेटी जो है ये गाडगिल कमेटी है 2010 की, तभी आपका आंसर बन जाना था, ओके। ये तो बिल्कुल पता होना चाहिए था कि खैर वैसे ये जो वाई के अलग है पॉवर्टी एस्टिमेशन की, ये रेयरली किसी को पता होगा, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग वाई के अलग कमेटी जो है वो हम अपनी 2000 वाली पढ़ते हैं, जहाँ पे इन्होंने सिविल सर्विस प्रोसीजर्स की बात की थी, है ना। थोड़ा सा कन्फ्यूजन इन चीज़ों से हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेफरेबली अगर किसी को जो आपका गाडगिल कमेटी अगर ये पता होता 2010 का, तो आपका आंसर तभी बन जाना था, नो डाउट। तभी भी नहीं बनना था क्योंकि DC 2 जगह पे रिपीट हो रहा है, ठीक है। थोड़ा सा अगर रफ आइडिया होता कि होटा कमेटी जो है ये 2004 की है, 2010 से पहले यही आ सकती है, तो आप तब भी अपना आंसर डिसाइड कर सकते थे। थोड़ा एक कई बार मैं पेपर करती हूँ तो मुझे 1 सेकेंड ये भी नहीं पता होता कई बार कि सेकंड लास्ट वाला जो सपोज़ अगर DABC है तो मुझे इसमें से सपोज़ A नहीं पता होगा या B नहीं पता होगा, बात कर रही हूँ, ठीक है। सपोज़ A या B नहीं पता होगा, मैं फिर भी अपना आंसर ऐसे डैश एंड C इससे लगा लूँगी। फिर मैं एक रफ आइडिया लेती हूँ, जैसे मैं यहाँ पर लेती हूँ, अरे होटा कमेटी जो है ये सरकारी कमेटी की तो बाद में ही आई होगी, तो मैं इसको यहाँ पर लगा लूँगी A, ऐसे भी अपना बना लूँगी D-BC। देखिए आप स्मार्ट गैस क्या होता है या इंटेलिजेंस क्या होती है। ऐसे भी मैंने बहुत सारे पेपर सेट क्वेश्चन जो है निकाले हुए हैं। DAC निकल गया, DAC ये आपके सामने। सो द राइट आंसर इज 1, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, एयर इंडिया विच वॉज प्राइवेटाइज्ड रिसेंटली वाज नेशनलाइज्ड इन द ईयर। एयर इंडिया जो है इसकी नेशनलाइजेशन कब हुई है ये आपको देखना है, बिना टाइम वेस्ट किए। इस तरह के क्वेश्चंस पे मैंने आपको बहुत बार कहा टाइम वेस्ट नहीं करना। डेट है, आती है नहीं आती है, ठीक है। 1953 इज आंसर, 1953 में ये इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। आपको कुछ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की डेट्स जो हैं बिल्कुल पता होनी चाहिए ठीक है। जैसे कि LIC, ये जो आपके खासकर जो प्राइवेट ये जो आपके पब्लिक कंपनीज हैं, ठीक है, प्राइवेट कॉरपोरेशन है, ठीक है। LIC हो गया, आपका SBI हो गया, एयर इंडिया हो गया, उसके बाद आपका ONGC हो गया। ये डेट्स ऐसे आ चुकी हैं, ठीक है। उसके बाद आपका वो जो वेयर हाउसिंग सेंटर है वो पता होना चाहिए, ये डेट्स आ चुकी हैं एज सच, ठीक है। एज सच ये डेट्स आ चुकी है, कई बार ऑर्डर में भी कहते हैं मेंटेन करो, ऐसा भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो आज ही लर्न कर ले एयर इंडिया कब बना, 1953, एक आपको लर्न होना चाहिए आज के आज, ठीक है। चीज़ों को गूगल करें, वेट ना करें। मेरी वीडियो थोड़ी लेट आती है क्योंकि सिंस मेरे उतने व्यूअर्स नहीं हैं, तो मैं थोड़ा सा मतलब अपने अकॉर्डिंगली, अपने ईज़ के अकॉर्डिंगली करती हूँ। तो और कुछ ज़्यादा डिमांड भी नहीं आती है कि कमेंट सेक्शन में मुझे एक डिमांड आ रही है कि प्लीज़ आप वीडियो लाएँ, जल्दी लाएँ। तो आप लोग जो लोग देख रहे हैं वो सफ़र करेंगे, ठीक है। तो आप लोग बीच बीच में चीज़ों को गूगल करना भी शुरू करें, ठीक है।
ताकि मेरी वीडियोस की वजह से आपका जो डिले होती हैं आपका टाइम वेस्ट ना हो। ओके, खैर मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, चाहे वो 5 हैं, चाहे 6 हैं, चाहे 7 हैं, मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। मैं रिसेंटली जो मेरा 6 सब्सक्राइबर है, आई डोंट नो वो कौन है, मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ आप लोगों की। मैं हमेशा एक पहले भी कह चुकी हूँ, अभी भी कहूँगी कि मेरे मिलियंस में भी अगर व्यूअर्स चले जाएं, मैं अपने टॉप 10 टॉप 100 व्यूअर्स को हमेशा याद किया करूँगी। आई कैन नॉट फॉरगेट कि कल शाम को मैंने देखा तो दैट इज़, कल क्या डेट था, यस 11 था ही। 11 को इवनिंग में आफ्टर टी मैंने देखा तो मेरा एक सब्सक्राइबर बड़ा हुआ था, तो आई वॉज सो मच हैप्पी। तो उसी एक हैप्पीनेस की वजह से जो मैंने शायद वीडियो भी 1-2 दिन और डिले करनी थी, मैंने क्विकली अपना जो है मोबाइल उठाया और मैं आ गई आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। तो थैंक यू सो मच जो आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, क्योंकि ये विश्वास होता है कि आप लोगों को लग रहा है कि मैं कुछ ठीक पढ़ा रही हूँ, क्योंकि यूट्यूब पे नंबर ऑफ़ वीडियोस है, किसी को किसी एक चैनल की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं तो ज़रूर कुछ अच्छा ही आपको लगा होगा। सो बहुत बहुत शुक्रिया जिसने भी मुझे सब्सक्राइब किया है, ठीक है। जो सुन रहे हैं उनको भी सब्सक्रिप्शंस लेना या लाइक देना ये इम्पोर्टेंस नहीं रखता, इम्पोर्टेंस रखता है कि मेरा जो मोटिव है वो हम लोग ये पुराने पेपर्स में डिस्कस करें, वो हम कर रहे हैं और मुझे बहुत खुशी है कि हम ये कर रहे हैं। और इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं कुछ थेरी वगैरह मैंने स्टार्ट की थी, बट उस पर कुछ अगेन व्यूज़ नहीं आए तो मैंने वो आइडिया ड्रॉप कर दिया। जब तक उस पर कुछ व्यूज़ मुझे नहीं मिलते हैं मैं थोड़ा वो आइडिया ड्रॉप करूँगी। मीनवाइल मैं यूजीसी नेट के लिए कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैं आपको वो पढ़ा दूँगी, ताकि आपका नेट में कोई आपको इशू ना हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज क्रिटिसाइज्ड एज रेडिकलिज्म इन वर्ड्स एंड स्टेटस को इन स्किल्स एंड टेक्नोलॉजीज बाय गोलम्बिस्की। इनमें से किस कॉन्सेप्ट को गोलम्बिस्की ने कहा है कि ये शब्दों में सिर्फ रेडिकलिज्म फैला रहा है, और अगर हम टेक्निक्स की बात करें या एक्टिविटीज़ में बात करें, स्टेटस को मेंटेन करके रखा है इसने। कहा बहुत बड़े बड़े वर्ड्स रहा है बट कर कुछ नहीं रहा है, ठीक है। ऐसा किस कॉन्सेप्ट को कहा गया है? ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट को, या न्यू पब्लिक सर्विस थ्योरी को, ठीक है। छोटे छोटे क्लिक्स होते हैं। गोलम्बिस्की ने इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किसको कर सकता है, ठीक है। गोलम्बिस्की ने इतने सारा क्रिटिसिज्म जो दिया है वो दिया है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को, ठीक है। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत बड़े बड़े बम्बास्टिक टर्म्स दी थी और अपने आप को ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से एडवांस या न्यू कहने की जो है वो क्लेम किया था कि वी आर न्यू फ्रॉम ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। बट बाद में गोलम्बिस्की ने चीज़ देखी कि नहीं, ये सिर्फ शब्दों में रेडिकलिज्म लेकर के आ रहा है, स्किल्स में जो है स्टेटस को ही है। प्रैक्टिकली न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ भी न्यूनेस नहीं है। बाद में गोलम्बिस्की ने इसी चीज़ को थोड़ा सा जो है वो बैलेंस भी किया था। बट नॉर्मली अगर आपको यहाँ पे यही पूछा है, क्योंकि MCQ है, ओपन एंड क्वेश्चन जो है नहीं है, क्लोज एंड है, जो पूछा है आपको वही बताना है। तो गोलम्बिस्की ने किसको क्रिटिसाइज किया था? न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को। सो द राइट आंसर इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के फीचर्स जो है आपको पहचानने कौन से हैं, ठीक है। इट हेल्प्स इन एग्जीक्यूटिव लॉ मेकिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन टू लेजिस्लेचर, ये होता है डेलीगेशन। क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेशन का डिस्क्रिशन है लेजिस्लेचर पर। फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, लेजिस्लेटिव अथॉरिटी ट्रांसफर्ड टू एग्जीक्यूटिव एजेंसीज। इसमें से कौन से फीचर्स हैं? फीचर्स है, ठीक है। मेरिट्स या डीमेरिट्स नहीं पहचानने आपको, फीचर्स पहचानने। फीचर्स में मेरिट डीमेरिट्स दोनों आते हैं, ठीक है। देख लेते हैं, क्या ये एग्जीक्यूटिव लॉ मेकिंग में हेल्प करता है? बिल्कुल। डेलीगेशन का मतलब ही यही है कि जो लेजिस्लेचर है वो एग्जीक्यूटिव को भी कुछ पावर दे देता है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन डिस्क्रिशन होती है लेजिस्लेचर को, बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद लेजिस्लेटिव अथॉरिटी जो है वो ट्रांसफ़र करती है एग्जीक्यूटिव एजेंसी में, बिल्कुल, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन डिस्क्रिशन जो है वो लेजिस्लेचर को मिलेगी, लेजिस्लेटिव अथॉरिटी जो है वो एग्जीक्यूटिव एजेंसी को मिल जाएगी। बट ये सेपरेशन ऑफ पावर को फॉलो नहीं करता, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे डेलीगेशन का मतलब सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है। वो होता है आपका जो सेपरेशन ऑफ पावर है वो हो जाता है आपका लेजिस्लेचर से एग्जीक्यूटिव जो पूरा जो है वो सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। लेजिस्लेचर से एग्जीक्यूटिव जो है वो आपका पूरा सेपरेट ही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, आपको सिर्फ एक ऑपरेशनल अथॉरिटी जो है वो आपको देनी है, ठीक है।
ऑपरेशनल अथॉरिटी आपको देनी है। क्या करनी है, 1 सेकेंड, ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करनी है, ऑपरेशनल अथॉरिटी देनी है। ओके, ऑपरेशनल अथॉरिटी देनी है, सिर्फ अल्टीमेट अथॉरिटी नहीं देनी है। अल्टीमेट अथॉरिटी जो है वो मेन सुपीरियर के पास ही रहेगी, ठीक है। सबऑर्डिनेट्स को आपने सिर्फ ऑपरेशनल अथॉरिटी देनी है कि मैं ऑफिस में बैठता हूँ, बाकी काम आप देखो, ठीक है, मैं ऑफिस में ही रहूँगा, बाकी काम आप देखो। ऑपरेशनल अथॉरिटी देगा बट अल्टीमेट अथॉरिटी नहीं देगा, ठीक है। सो द राइट आंसर इज A, B एंड D, दैट इज 2. Next question. Who among the following had noted the administrative theory as crude, presumption, incomplete, wrong in some of its conclusions, naive in its scientific methodology, and parochial in its outlook? किसने एडमिनिस्ट्रेटिव थेरी को क्रूड कहा है, प्रिजम्पशियस कहा है, इनकम्प्लीट कहा है, इसके जो कंक्लूजन्स है वो रॉन्ग है ये कहा है। साइंटिफिक मेथोडोलॉजी की बात अगर करें तो ये बहुत अभी बच्ची सी है, नायब है, और अपने आउटलुक में, अपने अप्रोच में पैरोकियल है, यानी कि नैरो माइंडेड है, ठीक है। ये किसने कहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव थेरी पे इतने सारे इल्ज़ाम किसने दिए हैं, ये देखें। ठीक है, बिल्कुल एज एक्सपेक्टेड जो आपने पढ़े हैं इनमें से कोई भी नाम नहीं है, इट इज़ एल्बर्ट रैमर्स, ठीक है, 4. ओके, पीपल में गेट कंफ्यूज कि एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी को इतने सारे इल्ज़ाम, इवन उसके साइंटिफिक मेथोडोलॉजी पे बात हुई है तो ये हर्बर्ट साइमन होंगे, नहीं, ये एल्बर्ट रैमॉस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग आर एसोसिएटेड विद न्यू पब्लिक मैनेजमेंट? न्यू पब्लिक मैनेजमेंट से कौन कौन से नाम जुड़े हैं? ऑसबॉर्न और गेबलर हैं, जॉर्ज फ्रेडरिक्सन है, क्रिस्टोफर हुड है, विंसेंट ऑस्ट्रॉम एंड एलिनर ऑस्ट्रॉम है। ठीक है, देख लेते हैं। ऑसबॉर्न और गिबलर की बात करेंगे तो इनकी तो बहुत इंपॉर्टेंट बुक आ गई थी 1991 में, दैट इज़ री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट, री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक थी इनकी, ठीक है, जो कि न्यू पब्लिक मैनेजमेंट से ही डील करती थी। इतना तो कंफर्म है, ये नाम जुड़ा हुआ है। क्रिस्टोफर हुड की बात करेंगे तो इन्होंने 1990 में ये टर्म दी थी, ठीक है, क्या दिया था, 1990 में ये टर्म दी थी, क्रिस्टोफर हुड ने ये टर्म दी हुई है। अगेन ये भी जुड़े हुए हैं। विंसेंट ऑस्ट्रॉम एंड एलिनर ऑस्ट्रॉम की बात करें तो ये पब्लिक चॉइस थ्योरी से डील करते हैं, जो कि थ्योरेटिकल बेसिस था आपका एनपीएम का, इसी पर बेस थी आपकी एनपीएम, ठीक है, कि मार्केट प्रैक्टिसेस को आप जो है वो उसको पॉपुलर करें, थोड़ा सा जो स्टेट का रोल है उसको लोअर डाउन करें, ठीक है। तो पीसीटी तो एनपीएम का बेसिस है, ये भी एनपीएम से जुड़ा हो गया। अब आप फ्रेडरिक्सन की बात करें तो फ्रेडरिक्सन कौन थे, ठीक है, फ्रेडरिक्सन ने क्या किया था, फ्रेडरिक्सन आपके मीनब्रुक कॉन्फ्रेंस सेकंड से जुड़े हैं, और मीनब्रुक कॉन्फ्रेंस किससे डील करती है, आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की इम्प्रोवाइजेशन, दैट इज़ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो फ्रेडरिक्सन तो इससे बिल्कुल नहीं जुड़े हैं, इतना कंफर्म हो गया। ऑसबॉर्न और गिबलर ने 1991 में बुक दी थी रीइन्वेंटिंग गवर्नमेंट, जो कि एनपीएम से डील करती थी, जिसने एनपीएम का पूरा जो कंस्ट्रक्ट है, थ्योरी कंस्ट्रक्ट, वो वहाँ पर दिया था। क्रिस्टोफर हुड ने तो टर्म दी थी 1990 में एनपीएम, ठीक है, ये तो बिल्कुल जुड़े ही जुड़े हैं। विंसेंट ऑस्ट्रॉम एंड एलिनर ऑस्ट्रॉम की बात करेंगे तो इन्होंने पीसीटी दी है, जो कि एनपीएम की बेसिस है, यानी कि दोनों का फिलोसफिकल या थ्योरेटिकल बेसिस एक ही है, प्रिंसिपल्स दोनों के सेम ही है, कि मार्केट प्रैक्टिसेस को सामने ले आए, थोड़ा सा जो स्टेट है उसको, उसके रोल को थोड़ा सा क्या करें आप, नैरो डाउन करें, या उसको आप थोड़ा सा रोल बैक करें, ठीक है। सो द राइट आंसर इज ए, सी एंड डी, दैट इज 4. ओके, 4 आपका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स आर 4 देन हाउ मेनी रिलेशनशिप्स आर लुक्ड आफ्टर बाय अ सुपीरियर अकॉर्डिंग टू वी.ए. ग्राइक्यूनस फॉर्मूला। वी.ए. ग्राइक्यूनस का जो स्पैन ऑफ अटेंशन है ये उस पर क्वेश्चन है, ठीक है, स्पैन ऑफ अटेंशन पे ही क्वेश्चन है। स्पैन ऑफ अटेंशन कह लो या स्पैन ऑफ मैनेजमेंट कह लो, जो भी आपको कहना है,
या जो भी आपको याद है वो समझ लो, ठीक है। अगर नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स n जो है वो 4 हैं तो फिर कितने सुपीरियर जो है, फिर कितने सबॉर्डिनेट जो हैं सुपीरियर जो है वो सुपरवाइज कर पाएगा, ठीक है। इसका सीधा से एक फॉर्मूला भी है, आप चाहें तो वो ऐसा लर्न भी कर सकते हैं, आप इसको मैथमेटिकली निकाल भी सकते हैं, लर्न भी कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन इस लायक नहीं है कि इस पर ज़्यादा डिस्कशन हो, बट ये पेपर में क्वेश्चन बहुत बड़ी आ चुका है तो मैं इसे मिस नहीं करूँगी। तो आपका जो ग्लाइक्यूनस फार्मूला है वो है n, ठीक है, 2n/2 प्लस n-1, ठीक है। ये तो आपका रहा फॉर्मूला, ठीक है, ये आपका रहा फॉर्मूला। बट इसमें आपको जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, अगर आपको उसमें नहीं पढ़ना है तो उससे आप कैसे बच सकते हैं, उससे आप ऐसे बच सकते हैं, ठीक है। अगर 2 सबॉर्डिनेट्स हैं, ठीक है, तो अगर 1 सेकेंड मैं इसके अकॉर्डिंग आपको समझाती हूँ। ठीक है, हाँ ऐसे ही समझते हैं, ठीक है। अगर नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट जो हैं वो 2 हैं यानी कि n2 है, तो आप कितने रिलेशनशिप जो है सुपीरियर जो है वो संभाल सकता है, वो संभाल सकता है 6, ओके। अगर 4 हैं तो आप कितने संभाल सकते हैं, 44, ठीक है। अगर 5 हैं तो आप कितने संभाल सकते हैं, 100। यहाँ से आप ध्यान में रखें कि जैसे ही 5वां नंबर ऐड होगा, 5वां सबॉर्डिनेट जो है वो ऐड होगा, आपका जो रिलेशनशिप है वो डबल से भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। 88 होना चाहिए था बट डबल से भी ज़्यादा बढ़ रहा है, डबल से मोर देन डबल हो रहा है, ठीक है। 6 होंगे अगर सबॉर्डिनेट तो कितना हो जाएगा आपका 222, अगेन डबल से भी ज़्यादा हो रहा है। 7 अगर होंगे तो कितना होगा आपका 1080, ठीक है। नहीं 7 पे 400 में जाएगा ना, डबल करना ना, 1 सेकेंड, ठीक है। 7 है तो आपका हो जाएगा 490, ठीक है। इसके स्क्रीनशॉट ले ले, फिर मैं नेक्स्ट बताती हूँ। ठीक है, ओके। फिर आ जाएगा आपका 8, अगर 8 है तो कितना हो जाएगा 1080। ये ऐसा लर्न कर लेना, पेपर में बहुत हेल्प हो जाएगी। 10 होंगे तो कितना होगा 5210, एंड अगर आपका 12 हुआ तो कितना होगा 24,564, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ठीक है, तो इन्होंने कितना पूछा 4। तो अगर आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं भी लगा पाए हैं, आपने लर्न किया है, तब भी आपका आंसर आ जाएगा 4, ठीक है, दैट इज 44, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिनी रत्न पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। पिछली बारी भी मैंने आपको एक क्वेश्चन में बोला था कि मोटा मोटा आप नवरत्न और महारत्न, सबसे पहले आप छोड़िए मिनी रत्न नहीं भी किसी को याद हो या नहीं भी कर पाए, इतना पॉसिबल नहीं हो पाता, बट एक हल्का सा ना उसका जो आपका जो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री है, वहाँ पर जाके आप थोड़ा सा एक हल्का रफ आइडिया ले कौन कौन से मिनी रत्न 1 और 2 हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर आपको महारत्न देखने को मिलेंगे। अंडरटेकिंग की बात करेंगे तो 3 टाइप की आपको कैटेगरी मिलेगी, महारत्न होंगे, ठीक है, जो कि इस समय मेरे हिसाब से 13 है, ठीक है। इसे आप एज सच 13 खोल के लर्न करें। नवरत्न है, ऊपर से देख ले कौन से हैं कौन से नहीं हैं, ठीक है। नवरत्न है, उसके बाद आपके मिनी रत्न है, मिनी रत्न है। मिनी रत्न आपके 2 टाइप के, मिनी रत्न 1 एंड मिनी रत्न 2, ठीक है। उसके बाद फिर आपके सिंपल कुछ CPSUs आ जाएंगे जो इसमें से किसी भी कैटेगरी में नहीं आएंगे, और लास्ट आपके आ जाएंगे वो मिनी रत्न जो प्राइवेटाइज हो चुकी हैं, जिसमें आपका ये था आपका जो VSNL था आपका, ठीक है, जिनको टाटा ग्रुप ने अपने अंदर ले लिया है टाटा कम्युनिकेशन, वो आपका प्राइवेट PSU है, ठीक है। तो महारत्न होगा, नवरत्न होगा, मिनी रत्न होगा। मिनी रत्न 2 टाइप के होंगे, मिनी रत्न 1 एंड मिनी रत्न 2। फिर आपके सिंपल CPSUs होंगे जो इन तीनों कैटेगरी में नहीं आएंगे। लास्ट आपके आ जाएंगे प्राइवेट CPSUs जो इस समय प्राइवेटाइज हो चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया कौन सा मिनी रत्न नहीं है। अगर आप थोड़ा सा मिनी रत्न को देख ले, बिल्कुल पता होना चाहिए। ये जो आपका एयरपोर्ट्स अथॉरिटी है, सेंट्रल वेयर हाउसिंग है, BSNL, ये मिनी रत्न हैं, बट MTNL आपका जो है मिनी रत्न नहीं है। सो द राइट आंसर इज 4, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, किसने समेटिव रेटिंग स्केल जो है उसे डेवलप किया है? बिना टाइम वेस्ट किए बिल्कुल पता होना चाहिए समेटिव रेटिंग स्केल किसने दिया है? फ्रांसिस लिकर्ट ने, ठीक है। इसका है ना समेटिव स्केल, है ना, लिकर्ट स्केल, इसी को लिकर्ट स्केल कहते हैं, इसी को, ये जो समेटिव रेटिंग स्केल है इसी को लिकर्ट स्केल कहते हैं, ठीक है। सो द राइट आंसर इज 3। कुछ क्वेश्चंस पर टाइम वेस्ट नहीं करना, आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, मैं भी आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 371 पे क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। आर्टिकल 371 जो है इसको 98 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने लाया है। ये कर्नाटका के गवर्नर की स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को देता है, ठीक है। ये हैदराबाद कर्नाटका रीजन के लिए एक डेवलपमेंट बोर्ड इस्टेब्लिश करता है। जो गवर्नर है ही ट्राइज टू एंश्योर इक्विटेबल एलोकेशन ऑफ फंड्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द रीजन। जो गवर्नर है वो एंश्योर करवाता है कि वो इस रीजन के डेवलपमेंट के लिए, कर्नाटका हैदराबाद रीजन के डेवलपमेंट के लिए सफिशिएंट बजट जो है वो दे रहा है। गवर्नर जो है वो डिस्चार्ज करता है उसकी स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अकॉर्डेंस विद द डायरेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। बहुत सीधा सा क्वेश्चन है ये, सीधे अगर आप कॉमन सेंस भी लगाएं तब भी आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, टेक यू टाइम, आराम से करें। ओके, देख लेते हैं। ये जो 371 आर्टिकल है इसको 98 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2012 ने इंसर्ट किया है, बिल्कुल किया है, ठीक है। इसने कर्नाटका गवर्नर को स्पेशल प्रोविजंस दी हैं, बिल्कुल दी हैं। इसने डेवलपमेंट बोर्ड जो है इस्टेब्लिश करवाया हैदराबाद कर्नाटका रीजन के बीच में, बिल्कुल करवाया है। एंश्योर किया है कि गवर्नर जो है वो प्रॉपर बजट जो है वो दे सके, फंड्स दे सके इस रीजन के डेवलपमेंट के लिए, बिल्कुल। बट ये जो स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नर को डिस्चार्ज की गई है कि वो प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंगली काम करे, ये आर्टिकल 371 नहीं, ये गवर्नर की जो है वो पावर है, ठीक है, ठीक है। ये गवर्नर का फीचर है, ये गवर्नर के अंडर आ रहा है, ठीक है। गवर्नर डिस्चार्जेस हिज स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अकॉर्डेंस विद डायरेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। ये जो काम है, ये जो पॉइंट है ये गवर्नर की पावर में आ रहा है, ठीक है। गवर्नर की पावर कह लो या गवर्नर के आर्टिकल्स में आ रहा है, ठीक है। सो द राइट आंसर इज A, B, C and D, that is 4. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, Who said that right adjustment between line and staff constitutes one of the most difficult areas of management? इनमें से कौन है जिन्होंने ये बात कही थी कि जो लाइन एंड स्टाफ की जो एडजस्टमेंट है, यानी कि लाइन एंड स्टाफ के बीच में जो डिफरेंस है उसकी एक प्रॉपर एडजस्टमेंट करना ही बहुत मुश्किल है, ठीक है। कि आप ये बता नहीं सकते कि कौन सा लाइन मैनेजमेंट है, कौन सी स्टाफ मैनेजमेंट है, ठीक है। इसको आप इनके जो बीच का डिफरेंस है या जो इनका जो रोल है उसको आप प्रॉपर्ली एडजस्ट नहीं कर पा सकते, ठीक है। ये मैनेजमेंट का सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट एरिया है, ये किसने कहा है, ठीक है। विदाउट वेस्टिंग टाइम ये कहा था डिमॉक एंड क्वेइन ने, ठीक है। 2, ये जो बाकियों ने क्या क्या कहा था लाइन एंड स्टाफ के बारे में ये भी पढ़ लें, ठीक है। शेल्डर ओलिवर ने क्या कहा था, प्रेस्टस एंड फिफ्नर एंड प्रेस्टस ने क्या कहा था, जेम्स जी मुनी ने क्या कहा था, ये देख लें, ठीक है। मेरे एक ने तो इनमें से मुझे ध्यान नहीं आ रहा, एक ने कहा था कि जो लाइन एंड स्टाफ है वो क्या है, वो यूनियन और वो मतलब एग्जीक्यूटिव बॉडी और इम्प्लीमेंटिंग बॉडी का नहीं, लॉ मेकिंग और इम्प्लीमेंटिंग बॉडी का डिफरेंस है। शायद ओलिवर शेल्डन ने ही कहा था मेरे हिसाब से, ठीक है। फिफ्नर प्रेस्टस ने कहा था कि ये वैसा है, फिफ्नर प्रेस्टस ने कहा था, 1 सेकेंड, मेरे हिसाब से उन्होंने कहा था, चलो जेम्स जी मुनी ने कहा था ये ऐसा है जैसे आप, उन्होंने स्टाफ के ऊपर कहा था, है ना, स्टाफ के लिए कहा था कि जैसे आप मोर आइज़ की तरह एक्ट करता है जो लाइन, ये जो स्टाफ है, ये स्टाफ के लिए कहा था कि ये एग्जीक्यूटिव के लिए एक्स्ट्रा आइज़ हैं, ठीक है। ये मुनी ने कहा था, फिफ्नर प्रेस्टस ने भी कुछ कहा था, आप लोग देख ले। शेल्डर ओलिवर ने और एक और थे मुझे ध्यान में नहीं आ रहा, उन्होंने ये कहा था कि ये मतलब ये पॉलिसी मेकिंग और एग्जीक्यूटिव का डिफरेंस है। एक ने कहा था कि है ना, कुछ ऐसे ही था, तो आप लोग देखें। बट ये जो राइट एडजस्टमेंट की बात थी ये डिमॉक एंड क्वेइन ने कहा था, ठीक है। सो द राइट आंसर इज 2। कभी आता नहीं है बट मैंने
2-3 बार ये लाइन एंड स्टाफ के जो बीच में डिफरेंसेस हैं ये 3-4 थिंकर्स ने दिए थे, उनको लर्न करने की कोशिश की थी। आपको एम लक्ष्मीकांत बुक में आराम से मिल जाएगा, ठीक है, लाइन एंड स्टाफ के अंडर चैप्टर नंबर 2 बेसिस ऑफ जो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका आंसर 2 है। क्वेश्चन नंबर 88, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन्स। सिटीजन के एम्पावरमेंट के फीचर्स कौन से हैं ये आपको पहचानने हैं। इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू मेक पर्पसिव चॉइसेस, सिटीजन्स पार्टिसिपेशन थ्रू अ लीगल फ्रेमवर्क, सिटीजन्स फीडबैक एंड अकाउंटेबिलिटी। क्या है, आराम से सोचें। एम्पावरमेंट, सिटीज़न की एम्पावरमेंट की बात की है, ठीक है, तो आपको सिटीज़न को एक एबिलिटी देनी है कि वो अपने हिसाब से चॉइस बना सके, ये तो बिल्कुल एम्पावरमेंट है। वो अपना फीडबैक दे सके, अकाउंटेबिलिटी शो कर सके, ये भी एक एम्पावरमेंट है। लेकिन वो लीगल फ्रेमवर्क से पार्टिसिपेट करें, ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल काम है उसमें लीगली पार्टिसिपेट करें, ठीक है, ये जो है ये एम्पावरमेंट का फीचर नहीं है, ठीक है। सो द राइट आंसर इज ए एंड सी। कॉमन सेंस लगानी होती है ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है। 3 नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच दिया आपको, कॉन्सेप्ट्स दिए हैं, साथ में उसकी एक्सप्लेनेशंस दी हैं। डिसमिसल, रिमूवल, सस्पेंशन, कंपल्सरी रिटायरमेंट, ठीक है। एक्सप्लेनेशन है, इट इज़ नॉट अ पनिशमेंट एंड एन एम्प्लॉई कैन नॉट क्लेम प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 331 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 311 होगा ये, ठीक है। डज नॉट मेक वन अनफिट फॉर री एम्प्लॉयमेंट अंडर द गवर्नमेंट, makes one ineligible for employment under the government, does not attract the safeguard of Article 311(2) of the Indian Constitution। देखें इसको आप, ठीक है। इसमें भी अगर आपको एक पता होगा तो आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। अगर फर्स्ट ही पता होगा तो आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। ये 3 है, ओके, ये 3 है वर्ड। सबसे पहले तो ध्यान में रखिए, इन सारे कॉन्सेप्ट्स में सबसे ज़्यादा हार्श जो कॉन्सेप्ट है वो डिसमिसल है, यहीं से आपका आंसर बन जाएगा। सबसे ज़्यादा हार्श जो है वो डिसमिसल होता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली डिसमिसल क्या हो सकता है, मेक्स वन इनएलिजिबल फॉर एम्प्लॉयमेंट अंडर द गवर्नमेंट, ए का 3, ओके, यहीं से आपका आंसर बन जाता, यहीं से आपका आंसर बन जाता ए का 3, ठीक है। कॉमन सेंस लगाएंगे तब भी आपका पेपर आराम से निकल जाएगा। रिमूवल की बात करेंगे तो क्या है, ये एक पनिशमेंट नहीं है, और जो एक एम्प्लॉई है वो प्रोटेक्शन 311 के अंडर नहीं ले सकता। जब वो रिमूव होगा तो वो रिमूव होगा, बट ये ज़्यादा पनिशमेंट नहीं है, ठीक है, ज़्यादा बड़ी पनिशमेंट नहीं है, ठीक है। तो बी का 2। सस्पेंशन की बात करेंगे, 1 सेकेंड, इट इज़ सस्पेंशन, ठीक है, बी का 2, इट इज़ सस्पेंशन, ठीक है। जो आपका ज़्यादा बड़ी सज़ा नहीं है, बट आप इसको क्लेम नहीं कर सकते आर्टिकल 311 के अंडर कि हमें प्रोटेक्शन दी जाए, ठीक है। आर्टिकल 311 क्या कहता है कि जिस अथॉरिटी ने आपको यानी कि पब्लिक सर्वेंट को अपॉइंट किया है, वही सेम अथॉरिटी का ही इंसान उसको, उसी लेवल का इंसान उसको रिमूव करे। ऐसा नहीं है कि उससे कम अथॉरिटी का इंसान जो है उसको रिमूव करेगा, ठीक है। ये सस्पेंशन का है, ये जो मैंने अभी आपको बताया ये सस्पेंशन है, ठीक है, ओके, सस्पेंशन है। रिमूवल है, ये रिमूवल है, ओके, रिमूवल है। इट डज नॉट मेक वन अनफिट फॉर री एम्प्लॉयमेंट अंडर द गवर्नमेंट, ठीक है। रिमूवल भी आपकी एक पनिशमेंट है, बट डिसमिसल से छोटी है, ठीक है, डिसमिसल से छोटी है। वहाँ पर जो डिसमिसल है वहाँ पे आपको इनएलिजिबल कर दिया जाएगा, बट रिमूवल में आपको जो है वो री एम्प्लॉयमेंट के लिए अनफिट डिक्लेयर नहीं किया जाएगा, ठीक है। यू कैन अप्लाई फर्दर, आप फर्दर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो बी का आपका है 2, ओके। कंपल्सरी रिटायरमेंट की बात करेंगे तो क्या है, इट डज़ नॉट अट्रैक्ट द सेफगार्ड ऑफ आर्टिकल 311(2) ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। जो भी 311(2) में आर्टिकल में दिया गया है, ये उसको उसके जो सेफगार्ड्स हैं उसके थोड़ा सा उसके अगेंस्ट है, ठीक है, उसके साथ कंप्लेंट शो नहीं करता है कंपल्सरी रिटायरमेंट, ठीक है। तो अगर आपको ये पता होता कि डिसमिसल सबसे ज़्यादा हार्श है, रिमूवल थोड़ा कम है, डिसमिसल सबसे ज़्यादा हार्श है, तो आपका आंसर तभी बन जाता ए का 3, बी का
2, ठीक है। उसके बाद सस्पेंशन जो है, सस्पेंशन जो है वो आपका क्या हो जाएगा, एक पनिशमेंट है, बट ये आर्टिकल 311 के अंडर आप इसको क्लेम नहीं कर सकते हैं। आपको जो सस्पेंड किया जाएगा तो सस्पेंड किया जाएगा, वहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि अथॉरिटी ये वाली आपको कर सकती है वो वाली नहीं कर सकती, ठीक है। कंपल्सरी रिटायरमेंट की बात करेंगे तो ये आपसे जो 311(2) के जो सेफ गार्ड्स हैं उससे आपको परे कर देगा, ठीक है। 4, 3214, सो द राइट आंसर इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रोच टू पॉलिसी इवैल्यूएशन। पॉलिसी इवैल्यूएशन के कुछ अप्रोचेज हैं, इनमें से कौन से नहीं है वो आपको देखना है, ठीक है। इवैल्यूएटिव असेसमेंट इसके अप्रोच है। आप असेसमेंट से इवैल्यूएशन कर सकते हैं, इफेक्टिवनेस से आप इवैल्यूएशन कर सकते हैं, उसके बाद आप सिंथेसिस से भी इवैल्यूएशन कर सकते हैं, उसके बाद कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होती है उससे आप कर सकते हैं, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है, आपकी सबमिटिव इवैल्यूएशन है। ये सारे मेथड्स हैं आपके किसके, पॉलिसी इवैल्यूएशन के। बट एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है ये पॉलिसी इवैल्यूएशन के अंदर नहीं आएगा, ये आपका रिसर्च का एक मैथडोलॉजी है। ओके, सो द राइट आंसर इज 4। ओके, तो ये था आपका जून 2023 का पेपर। इसके बाद हम नेक्स्ट जो पेपर है मेरे हिसाब से वो 2022 में हुआ था। इसके बाद जो 2 पेपर है 2020 का 2021 का, वो साल में मेरे हिसाब से एक ही बार ही हुआ था, है ना। 2021 में भी एक बार हुआ था, 2022 में भी एक ही बार हुआ था। तो पेपर का नाम 22 है बट पेपर 23 में हो रहा है, पेपर का नाम 2021 है तो पेपर 22 में हो रहा है। तो उस नेक्स्ट वीडियोज़ में आप बिल्कुल कन्फ्यूज़ नहीं हो, ये वही पेपर हैं बट इनके थोड़े डेट्स ऊपर नीचे हो गई थी, ठीक है। तो ओके, यहाँ पे आपका ये वीडियो जो है मेरा कंप्लीट हो गया, पेपर भी कंप्लीट हो गया। आप लोग चाहें तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, अपने कमेंट्स तो बिल्कुल दें, आप ज़रूर दें। और अगर इफ़ यू वांट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि फ़र्दर आपका जो वीडियो मैं बनाऊँ वो आपकी मिस ना हो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।